नमस्ते। आज हम कक्षा 9 में कृतिका पाठ्यपुस्तक का मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी हिंदी साहित्य की एक जानी पहचानी लेखिका हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। सबसे पहले इसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ में क्या है? मेरे संग की औरतें संस्मरण एक नए प्रकार की शैली में लिखा गया है। इसमें अनेक ऐसी औरतों के विषय में बताया गया है जो जीवन तो परंपरागत तरीके से जीती हैं, पर सोचती एवं करती लीक से हटकर है। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी अपनी नानी माँ, अपनी माँ, अपनी परदादी, अपनी बहनों और अपनी कमियों तथा विशेषताओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने पिता के बारे में और अपने पिता के दोस्त के बारे में भी बताया है। अपनी बहनों के बारे में काफी कुछ बताया है। इनकी 5 बहनें थी और एक भाई था जिसका नाम राजीव था। वो भी एक लेखक थे। उनके बारे में भी बताया है। एक बहुत रोचक घटना बताई है जिसमें उनकी परदादी ने एक चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया था। तो प्रस्तुत है पाठ आपके सामने, जिसको मैं पंक्तिबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। देखिए, सभी की नानी होती है, लेखिका की भी एक नानी थी, लेकिन लेखिका ने उन्हें कभी भी पहले नहीं देखा था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, नानी की। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां लिख कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। देखिए, नानी नानी से तो नहीं सुन पाई ये कहानी, लेकिन उनकी कहानियां जरूर पता थी उन्हें। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। मतलब ना तो वो पढ़ी लिखी थी और पर्दा करने वाली थी। लेकिन नाना जी कैसे थे? उनके पति यानी नाना जी शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाजों से के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन का उन पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति से कभी किया। क्या हुआ था कि इनकी नानी तो बहुत ही सीधी सादी थी, अनपढ़ थी और पर्दा नशी थी, पर्दा करती थी। तो जब इनकी नानी की शादी हुई थी तो नाना जी इन्हें शादी के कुछ दिन बाद ही छोड़ करके और पढ़ने विलायत चले गए थे। जब विलायत से लौट कर आए तो विलायती ढंग से जीने लगे। लेकिन नानी का अपने पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो अपने ही परंपरागत ढंग से जीती थी। खादी की धोती पहनती थी और अपने ही परंपरागत तरीके से जीती थी। उन्होंने कभी अपनी इच्छा को, कभी आकांक्षा को अपने पति पर जाहिर नहीं होने दिया। कभी भी उनसे अपनी कोई इच्छा, कोई पसंद नहीं कही। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग और हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने कभी पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नानी ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए। कौन? नाना जी। और बीबी के हजूर में पेश कर दिया। क्या हुआ था कि एक बार जब इनकी नानी जो थी वो बीमार पड़ गई बहुत ज्यादा, तो उन्हें क्या हुआ, इनकी जो माँ थी वो उस समय 15 साल की थी, लेखिका की माँ। तो उनकी शादी की फिक्र उन्हें होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, जो कभी अपने पति से भी जोर से आवाज में बात नहीं करती थी, उन्होंने अचानक अपने पति से कहा कि अपने जो आपके मित्र हैं प्यारेलाल शर्मा, उन्हें बुला कर लाओ। सब हैरान रह गए कि यार, ये इनके पति से लास्ट में क्यों मिलना चाहती हैं।
अपने पति के मित्र से क्यों मिलना चाह रही हैं? तो लेकिन पति ने सोचा यार इनके पास बहुत कम समय है नानी के पास, तो वो जा करके उनके अपने मित्र को बुला लाए। तो नानी ने क्या कहा? अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार बरदार से हो। मतलब फर्माबरदार मतलब जो दूसरे की जी हजूरी करता हो, कि मेरे पति तो अंग्रेजों की जी हजूरी करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी भी किसी ऐसे ही इंसान से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता है कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं किया, नहीं उनसे साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारं, पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। लेखिका को सम लेखिका को समझ में आ गया कि नानी कैसी रही होंगी। उनके मन में भी आजादी की भावना थी। घर में भले ही वो आजाद तरीके से नहीं रहती थी, लेकिन मन में तो उनके आजादी की भावना थी ही। तभी तो उन्होंने अपने पति के दोस्त प्यारेलाल जी से कहा था कि मेरी बेटी की शादी आप करवाएंगे। आप अपने तरीके का एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढ कर लाएंगे और मेरी बेटी की शादी उसी से करवाएंगे। नहीं तो मेरे पति तो साहब हैं, साहब की तरह जीते हैं और अंग्रेजों की जी हजूरी करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो अंग्रेजों की जी हजूरी करता हो। देखिए यहाँ पर नानी है और ये इनके पति के दोस्त हैं। ये इनके पति खड़े हैं पीछे और ये इनके दोस्त खड़े हैं। आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ? खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। देखिए इनकी माँ की शादी, किसकी माँ की शादी? लेखिका की, मृदुला गर्ग जी की माँ की शादी एक आजादी के सिपाही से ही हुई। और वो कैसे सिपाही थे? कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस का वो एग्जाम दे रहे थे, उसमें भी बैठने से उन्हें रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। बेचारी माँ, बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। कैसी बता रहे हैं वो अपनी बहू को? धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी नाजुक थी, इतनी खूबसूरत थी कि सास जो है वो कहती थी कि कहीं मैली ना हो जाए। और जैसा सास चाहती थी अपनी बहू को बहुत ही ढंग से रखना, ऐसे ही बाकी घर वालों ने भी उनके साथ बर्ताव किया। आगे, क्यों नहीं, उसकी दो वजह थी। देखिए इनकी माँ का सब इतना आदर सत्कार करते थे, क्यों? उसकी दो वजह थी। क्या? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले,
भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्म नाना की रजा नाना की रजामंदी वे रोचक उपकथाएं थी जो नानी की तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह नाना की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। देखिए, नानी को कोई भी उस घर में कुछ नहीं कहता था, और दादी तो कहती ये थी कि मेरी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, नाजुक है। उसकी दो वजह थी कि नान इनकी मम्मी को कोई भी घर में कुछ नहीं कहता था। एक तो वजह थी कि उनके नाना का बड़ा रुतबा था, वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह रहते थे, अंग्रेजों की तरह खान पान रहन सहन सब उनका अंग्रेजों की तरह था। और उनका लड़का भले ही अंग्रेज क्या कहते हैं उनका लड़का भले ही क्रांतिकारी लोगों के साथ मिला हुआ था और आजादी के आंदोलन में भाग ले रहा था, लेकिन नाना जो है वो अपने ढंग से रहते थे, इसलिए भी लेखिका की माँ की सब जी हुजूरी करते थे। और दूसरी बात थी कि वो खूबसूरत थी, नाजुक थी, किसी की बात किसी से नहीं कहती थी, सबकी बात को ध्यान से सुनती थी, इसलिए घर के हर काम में, हर चीज में उनकी राय जरूर मांगी जाती थी, और फिर उनकी राय राय इस तरह से मानी जाती थी जैसे कि कोई पत्थर की लकीर हो। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम हम पे बैल हैं। बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। देखिए, दादी ने कहा था ना कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, यानी कि हम पे बैल हैं, तो बैल किसे कह रही है? वो अपने घर के मर्दों को कह रही है कि हमारे घर में तो बहुत है करने वाले, हम सारा काम जो है घर की बहुओं पे नहीं डालते हैं। तो ये बात लेखिका को उसी समय समझ में आ गई थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा था कि घर के बाकी जितने भी मर्द हैं और उनके पापा भी हैं, सब बच्चों को संभालने का काम करते हैं। पर ठोस काम ना करने का मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, और अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, उन्हें पसंद नहीं था घर का काम करना। उनका ज्यादा वक्त किताबें भी पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा करते। देखिए, इनके घर की जो औरतें थी वो सब लीक से चलकर तो लीक से हटकर तो चला ही करती थी। तो जैसे कि इनकी माँ कुछ काम करती नहीं थी घर में, बस बिस्तर पर लेट के किताबें पढ़ती रहती थी। तो लेकिन इनकी घर की दादी या फिर घर की और औरतें या फिर और भी कोई व्यक्ति इनकी माँ को कुछ नहीं कहते थे। वो इनका ना तो कोई नाम धरते थे, मतलब कुछ नहीं कहते थे, वो कहते थे कि जैसे इनका मन हो वैसे काम करें। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ और बहू
किसी प्रचारिक कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसलिए भी इनकी माँ की सब क्या करते थे, बहुत ही इज्जत करते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे नहीं यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। देखिए, इनके घर में एकदम सबको आजादी थी, कोई किसी के खत नहीं खोलता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ये 3 बहनें और इनका सबसे छोटा भाई राजीव लेखन किया करते थे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत थी। पर अपनी एक परदादी भी थी। देखिए, इन्होंने अपनी माँ के बारे में बता दिया, अपनी नानी के बारे में बता दिया कि कैसे वो लीक से हटकर चलने वालों में थी। अब तीसरे नंबर पर आती है इनकी परदादी। वो परदादी भी इनकी लीक से हटकर चलने वालों में थी। अब कैसी थी परदादी? अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। बस 2 ही धोती रखती थी इनकी परदादी अपने पास। एक को धो लिया, दूसरे को सुखा लिया, दूसरे को पहन लिया। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। इसलिए यहाँ वहां तक तो ठीक था, पर उसका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पशोदी पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्या के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदअस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वे तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था, चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। देखिए, इनकी जो परदादी थी वो और भी लीक से हटकर चलने वालों में थी। इनकी जब जब इनकी माँ गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू को पहला जो बच्चा हो वो लड़की हो। और ये बात सारे गांव वालों को आकर बता भी दी। गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए कि सब तो लड़का मांगते हैं और ये लड़की मांग रही है। गांव वालों को ऐसा लगता था जैसे कि इनकी परदादी का और भगवान के साथ पूरा पूरा रिश्ता है। इधर दादी कुछ कहती है, उधर भगवान सुन लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब दादी को भी इसका नहीं पता था कि मेरी पुकार इतनी तेजी से सुनेंगे भगवान। भगवान जी ने भी इनकी माँ के पूरी एक के बाद एक के बाद एक 5 लड़कियां दे दी।
परदादी की ऐसी पुकार सुनी गई कि भगवान जी ने सीधे एक की जगह पांच पांच बेटियां भेज दी। तो माँ जी और भगवान जी का बहुत अच्छा रिश्ता था, ऐसे उस समय के लोग कहते थे। इनके बारे में एक और कथा प्रचलित है। वो क्या है कि माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा अफरा तफरी में आ जाते थे। एक बार क्या हुआ था, एक चोर का किस्सा इनकी परदादी से जुड़ा हुआ है। देखिए वो क्या था। हुआ हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात के दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई भी थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बैठलाकर उतरा था। बहुत तरह की चीजें सोच साच के वो वहां पर आया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तकिए और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुख पर कपड़ा बंधा है और कमरे में और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब क्या हुआ? हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। देखिए क्या कथा थी, कितनी इंटरेस्टिंग कथा थी ये। कि एक बार घर के पास में ही शादी चल रही थी और घर के जितने मर्द थे वो सब बारात में गए हुए थे। और वहीं पर औरतें जो थी वो रज्जे का करने के लिए पड़ोस में चली गई थी, रात भर जागने के लिए। वहां पर खूब नाच गाना चल रहा था। अब दादी जो थी वो अपने कमरे में उनके कमरे में बहुत शोर आ रहा था, तो वहां से उठ करके दूसरे कमरे में जाकर के लेट गई। तभी क्या, वो रात में एक नामी चोर, बड़ा नामी चोर था वो, उससे सब डरते थे। वो चोर जो है वो बड़ी ही जुगाड़ लगा करके उस कमरे में घुस आया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कमरे में दादी सो रही है वो वहां से उठकर उस कमरे में आके बैठ जाएंगी। अब वो चोर जो है वो उसके पैरों की आहट से दादी की आंख खुल गई। दादी को पता लग गया कि ये तो चोर है। दादी ने क्या करा कि एक लोटा उसे देकर कहा, जा भाई इससे पानी भर के ला और अपने मुंह का कपड़ा बांध कर रखियो। चोर को लगा कि पहचान तो गई है कि मैं चोर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं कह रही। तो उन्होंने कहा, माँ जी आप चोर के पानी हाथ का पानी पी लोगी? तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, यहाँ पर और कोई तो है नहीं मुझे पानी पिलाने वाला, तो इसलिए तू ही भर ला पानी। हाँ, हाथ जरा ढंग से धो लियो। चोर गया और जाकर के पानी लेकर आ गया। तभी पहरेदारों ने उसको देख लिया, उसको आकर के दबोच लिया। लेकिन दादी ने कहा, रुक जाओ, इसे पानी पीने दो पहले।
उन्होंने खुद ने पानी पिया और जितना बचा हुआ पानी था उससे चोर को पिला दिया। अब चोर ने पानी तो पी लिया। तब दादी बोली कि देख बेटा, अब एक ही लोटे से तूने भी पानी पिया, मैंने भी पानी पिया, दोनों ने एक दूसरे का झूठा पानी पी लिया। इस नाते तो हम माँ बेटे हो गए। अब बेटा देख ले, तू चाहे खेती कर चाहे चोरी कर। चोर को माँ की बात इतनी अच्छी लगी कि उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया और वह उसी दिन से खेती करने लगा, चोरी का काम छोड़ दिया उसने। तो लेखिका ने भी उस बेचारे, जब वो बूढ़ा हो गया तो लेखिका ने भी उसको देखा था और उन्हें उस सारी घटना को याद किया था। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा इतना पाठ। बाकी का पाठ हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।